नमस्कार साथियों, आज है 9 अक्टूबर और आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हमारे लिए तैयार एक नया सवाल, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ 2024 किसे दिया जाएगा, और इसके लिए हम थोड़ा बात डिस्कस करेंगे। हालांकि आपको आंसर तो मिल ही गया है, बट देखते हैं आज का पहला सवाल। पहले सवाल पर आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो पहला सवाल है, हाल ही में बीसीसीआई भ्रष्टाचार रोधी इकाई के प्रमुख नियुक्त किया गया है। मतलब किसे बनाया गया है? जैसे बीसीसीआई वगैरह होती है, इसमें आपने मैच फिक्सिंग वगैरह देखा होगा, ठीक है। तो क्या होता है, पहले तो एक सवाल होता है कि मैच फिक्सिंग क्या होती है। मैच फिक्सिंग एक प्रकार का, मतलब देखा जाए तो ये भी एक क्राइम ही मान लो आप, जिसमें क्या रहता है, कुछ पार्टिकुलर एक्टिविटी होती है, जैसे कि कब नो बॉल फेंकना है, मतलब कितने रन देना है, ये बुकीज वगैरह जो करते हैं। तो इन सब चीज़ों से निपटने के लिए एक अलग से यूनिट होती है बीसीसीआई में, और उसका हेड बनाया गया है शरद कुमार को। सवाल यहाँ पर आया है बीसीसीआई, है ना। देखो बीसीसीआई ऐसे लिखते हैं और इसका फुल फॉर्म होता है B4 होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। बैंक वगैरह में इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कभी कभी। चलिए, तो बीसीसीआई से सवाल क्या बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर हम बात करें 1 दिसंबर 1928 को इसकी स्थापना की गई थी। याद रखिएगा, अपन मार्कर को यहाँ से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, ब्लैक अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। देखो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तो ज़्यादा चर्चा में रहते नहीं हैं, बट भैया सबसे बड़ी पोस्ट तो प्रेसिडेंट की होती है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो रोजर विन्नी है, याद रखिएगा। बट जो ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आप बार बार इनका फोटो देखते हैं, वो है सेक्रेटरी। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी, अर्थात जिसे हम कहते हैं हिंदी में सचिव, उनका नाम क्या है? जय शाह। अमित शाह के, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह, उनके लड़के हैं जय शाह, जो है बीसीसीआई के सेक्रेटरी है। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा, या मैं यूं कहूं कि अपनी एक आउटलेट खोलने जा रहा है IIFT, और इसका सही जवाब है दुबई। आप कमेंट करके बताइएगा। दुबई जो है, मैं बता देता हूं आपको, ये UAE का एक शहर है, UAE। तो कमेंट करके बताइएगा UAE की राजधानी क्या है। IFFT अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के लिए एक पूरा इंस्टीट्यूट होता है IIFT से सवाल क्या बनेगा कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 मई 1963 को इसकी स्थापना की गई थी। और एक सवाल पूछेगा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा सा इंफॉर्मेशन है IIFT के बारे में। तो इनका आउटलेट कहाँ खुलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में किस लिखा है ना, ये किसे नहीं है, देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई है। तो आपने देखा होगा, आपका मैक्सिमम जो लोग होते हैं आजकल, तो रुपे, आपका ATM कार्ड जो होगा वो रुपे होगा, है ना। तो क्या हुआ भैया? मालदीव। इसका सही जवाब क्या होने वाला है? मालदीव। तो अभी क्या हुआ है, जो रुपे कार्ड है उसने अपनी जो पेमेंट फैसिलिटी है वो मालदीव में शुरू कर दी है। अब कभी आपको जाना पड़े, ठीक है ना, मालदीव, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपना ATM कार्ड लेके जाइएगा और उस कार्ड को आप वहाँ पर भी स्वाइप कर सकते हो। अब देखो, ये जो मालदीव है, इसकी लोकेशन तो सबको पता है कि ये अपने हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में आता है, ठीक है, और इधर अपना श्रीलंका होता है। तो मालदीव से 2 सवाल बन सकते हैं। तो पहला सवाल, तो सिर्फ हमने ATM जो रुपे कार्ड सुविधा ही शुरू नहीं की है मालदीव में, मालदीव को हमने सहायता भी दी है, हम लोगों ने उसको हेल्प की है। $400 मिलियन दिए हैं मालदीव को। तो कभी भविष्य में एक सवाल बन जाए कि हाल ही में भारत के द्वारा मालदीव को कितनी सहायता दी गई, तो $400 मिलियन दिए हैं हमने, ठीक है। मालदीव से सवाल क्या बनेगा कि मालदीव की कैपिटल क्या है? माले है, सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है। एंड यहाँ से करेंसी पूछ सकता है, तो वेरी इजी है ना, वहाँ की करेंसी जो है वो मालदीव रुपया जो है वो वहाँ की करेंसी है। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। WHO ने भारत को किस बीमारी से मुक्त किया है? तो भैया बहुत शानदार जवाब है इसका, ट्रेकोमा बीमारी जो है वो आंखों की बीमारी होती है। तो एक सवाल ऐसा बन जाएगा, किससे रिलेटेड बीमारी है ये? आंखों से रिलेटेड बीमारी है ट्रेकोमा।
तो इसके लिए क्या होता है, ये ट्रैकोमा जो होती है एक प्रकार की बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ये पूरा का पूरा, जिसमें क्या रहता है कि हमारी आंखों की रोशनी चली जाती है, ठीक है। और ट्रैकोमा को देखो, हम जब आंख अच्छे से साफ नहीं करते हैं वो, और गंदे पानी से आंखों को धोना, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। तो क्या हुआ, WHO ने अपना टारगेट बनाया था, टारगेट डिसाइड किया। टारगेट यह था कि 2020 तक हमें ट्रैकोमा को ट्रैका मुक्त करना है पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो ये टारगेट डिसाइड किया था 1996 में, बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि टारगेट कब तक रखा था, 2020 तक रखा था ट्रैकोमा को मुक्त करने का। अभी हमारे भारत जो है ट्रैकोमा के केस नहीं आ रहे हैं, तो WHO की जो अभी सबमिट हुई थी, है ना, WHO की जो साउथ ईस्ट में जो सबमिट हुई थी न्यू दिल्ली में, तो उसमें बताया है, WHO ने बोला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और हम आपको ये अवार्ड दे रहे हैं। अवार्ड मतलब एक प्रकार का हम बता रहे हैं कि आप ट्रैकोमा मुक्त भारत हो अब, ठीक है। तो छोटा सा इंफॉर्मेशन थी। WHO के बारे में बोल चुका हूं, लिख के नहीं बताऊंगा। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है और टेड्रोस अधोनम जो है वो WHO के हेड है। ये 3 चीजें मैंने आपको बोली है। एक तो बोली मैंने क्या, स्थापना, तो स्थापना एस्टेब्लिश कब हुआ था। दूसरा मैंने बोला आपको हेडक्वार्टर, एंड आपको बोला है मैंने हेड को मैं चेयरमैन लिख देता हूं, ठीक है। आप इन 3 चीजों को लिख लीजिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। हाल ही में किस देश में आर्कटिक ओपन 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो पहली बात तो आर्कटिक जो ओपन होता है ये टेनिस का नहीं है, क्योंकि आप बार बार टेनिस देखते हो, इतने सारे ओपन होते हैं। दिस इज फॉर बैडमिंटन, ठीक है। और ये हुआ है फिनलैंड में इसका आयोजन चल रहा है, अभी करंट में हो रहा है ये, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आयरलैंड की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी क्या है। नॉर्वे की तो ओस्लो है, स्वीडन की जो है वो स्टॉकहोम है, आयरलैंड की वो डबलिन है, और फिनलैंड की भी बता देता हूं मैं, हेलेंसिकी है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस सवाल था, बहुत ईजी था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा में संपन्न विधानसभा चुनाव में किस दल ने बहुमत हासिल किया है। अभी हमको पता है कि 8 अक्टूबर के दिन क्या हुआ, 8 अक्टूबर को 2 राज्यों के रिजल्ट आए थे। एक यूटी है और एक है स्टेट, है ना, रिजल्ट आए थे। और इस रिजल्ट में क्या हुआ भाई साहब, अभी बहुत फेमस थी जलेबी। तो हरियाणा में क्या हुआ था कि हरियाणा में भी विधानसभा की 90 सीट्स हैं, एंड JNK अर्थात जम्मू एंड कश्मीर में भी 90 सीट्स हैं विधानसभा की। तो क्या हुआ था कि यहां पर देखें हम, तो पहले एग्जिट पोल जितने भी आए थे उनमें ऐसा दावा किया जा रहा था कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, बट बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और 90 में से 48 सीट्स बीजेपी ने जीत ली भाई साहब हरियाणा में। मतलब ये सब जब से हरियाणा का गठन हुआ है 1966 से, ये पहली बार हुआ है कि कोई पार्टी लगातार 3 बार चुनाव जीती। 2004 का चुनाव जीता, 2014 का चुनाव जीता बीजेपी ने, 2019 का चुनाव जीता बीजेपी ने, और इस बार 2024 का भी हरियाणा का चुनाव जीत लिया है, बहुमत हासिल कर लिया है। वहीं कांग्रेस जो अपने जीत के दावे कर रही थी, खुशियां मना रही थी, पटाखे ऑर्डर कर दिए थे, वो 37 पर सिमट गई। 37 सीट मिली, बाकी इन्हें लोगों को कुछ सीटें मिली हैं, कुछ अन्य लोगों को मिली। बट जैसा कि एस्टिमेट किया जा रहा था कि जम्मू एंड कश्मीर में तो शायद सरकार नहीं बनेगी बीजेपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, 2 अलग अलग पार्टी हैं, इन दोनों ने वहां पर गठबंधन किया और इन दोनों के गठबंधन को 48 सीट प्राप्त हुई थी। वहीं बीजेपी जो है दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है वहां पर, और बीजेपी को 29 सीट्स मिली है जम्मू एंड कश्मीर में। बट बड़ी समस्या है, जैसे कि सबको पता है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू जो है वो हिंदू बाहुल्य एरिया है, जबकि कश्मीर जो है वो मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। तो जितनी भी बीजेपी को सीट मिली है वो जम्मू से मिली है, कश्मीर से तो उसको एक भी सीट नहीं मिली है। बट कश्मीर में भी एक उलटफेर हुआ कि उसका जो कैंडिडेट था पहली बार वो एक सीट पर, है ना, थोड़ा सा ठीक ठाक माहौल रहा है उनका, सेकेंड आया है बीजेपी का एक कैंडिडेट। बट कांग्रेस को नुकसान हुआ है, अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में कांग्रेस को नुकसान हुआ है, बट वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार उन्होंने बना ली है। थोड़ा सा अगर एस्टिमेट
टिकट लगाया जाए भविष्य का, तो नायब सैनी जो होंगे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे ही। एंड उमर अब्दुल्ला जो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस के है उमर अब्दुल्ला, वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के रूप में, कहाँ के, अपने जम्मू एंड कश्मीर के। ठीक है, और ये चेंज भी हो सकता है, उलटफेर भी हो सकता है, बट संभावना बहुत कम है। चलो आगे चलते हैं। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा कहाँ एमएसई वेधशाला का उद्घाटन किया है। वेधशाला क्या होती है, ये देखिए, आप देख रहे हो ना, ये दिस इज टेलीस्कोप, ये दूरबीन है। ठीक है, और इसके बारे में 2 फैक्ट बताऊं मैं आपको। ये एशिया की सबसे बड़ी है ना, तो एक फैक्ट तो ये है कि ये एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन है, ठीक है, वर्तमान में। और दुनिया की सबसे ऊंचाई पर है ना, दुनिया की सबसे ऊंची हाईएस्ट पिक पर इसे स्टेब्लिश किया गया है। तो 2 फैक्ट याद रखिएगा, और आपको जवाब भी देना है। अब तो बहुत इजी है, तो इसका जवाब जो है वो लद्दाख है। लद्दाख में क्या किया गया है, इसको स्टेब्लिश किया गया है, परमाणु ऊर्जा विभाग के द्वारा इसे स्थापित किया गया है। अब परमाणु ऊर्जा विभाग से 2 सवाल बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में कभी भी आ सकते हैं। एक तो स्थापना, तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 में हुई थी, और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष बोल लो आप या प्रमुख जो है वो है हमारे मोहंती साहब है, और मोहंती साहब का पूरा नाम है अजीत कुमार, एके बोलते हैं उनको, है ना, एके का फुल फॉर्म होता है अजीत कुमार मोहंती। अजीत कुमार मोहंती वो अध्यक्ष हैं इस विभाग के। अब आपको कमेंट करके एक सवाल का जवाब देना है कि जो परमाणु ऊर्जा विभाग है, आपको बताना है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है, और उसे कब स्थापित किया गया था। परमाणु रिएक्टर का नाम बताना है। एक सवाल और कमेंट करना है कि भारत ने जो पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था, मतलब परमाणु बम का टेस्ट किया था, हमारे पास भी न्यूक्लियर मतलब वेपन है भैया हमारे पास, तो जो फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था भारत का, उसका नाम क्या था। ये 2 सवाल आपको कमेंट करके बताना है। पहला, प्रथम परमाणु रिएक्टर कहां पर और कब स्थापित किया गया था, और भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट का नाम क्या था, और वो पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था। देखो, सवाल ये था हमारा कि ये जो टेलीस्कोप बनाया गया है, इसका एमएससी बोलते हैं इसको, एमएससी का फुल फॉर्म होता है मेजर एटमॉस्फेरिक सेरेनो, है ना, ये इसको सेरेन, सी से बनता है, सेरेन को एक्सपेरिमेंट और टेलीस्कोप। ठीक है, और ये एमएससी टेलीस्कोप बोलते हैं, शॉर्ट में इसको एमएससी टेलीस्कोप बोलते हैं, अर्थात दूरबीन बोलते हैं, और इसको लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं हम लोग। हाल ही में केंद्र सरकार ने टीबी रोगियों के लिए मासिक पोषण सहायता में कितने रुपयों की वृद्धि की है। तो टीबी के जो मरीज होते हैं, ठीक है, उनको पहले 500 रुपये मिलते थे, और केंद्र सरकार ने 500 रुपये और बढ़ा दिए हैं। इट मीन्स 500 प्लस 500, अर्थात अब उनको मिलेंगे टोटल 1000 रुपये मिलेंगे। ठीक है ना, और टीबी जो है क्या है, एक प्रकार का ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक इसका है ना, ये एक प्रकार की बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है टीबी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो यहां पर देख सकते हो ना, द बैक्टीरिया दैट कॉजेस ट्यूबरकुलोसिस Mycobacterium tuberculosis is a communicable through the air when an infected person cough or sneeze। आपको पता है 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो और कफ बन रहा हो तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री का जो इस बार का नोबेल प्राइज है वो किसे दिया गया है, ये सवाल है। और ये 3 महानुभाव है। इनका नाम है डेविड बेकर, इनका नाम है हेमिस हसाबिस, और यह है जॉन बम्पर नहीं भाई साहब, जम्पर। और इनको क्या दिया गया है, इस बार का रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज दिया गया है, याद रखिएगा, है ना, केमिस्ट्री 2024। याद रखिएगा सवाल का जवाब क्या है, फर्स्ट आंसर रहेगा। नोबेल के बारे में और कभी डिस्कस करेंगे, हम पहले लेक्चर में कर चुके हैं। उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। मध्य प्रदेश के मैहर में आयोजित किया जाएगा। याद रखिएगा 3 दिन चलने वाला ये प्रोग्राम है, 8, 9 और 10 अक्टूबर को ये चलेगा। 10 अक्टूबर को हमें पता चलेगा कि इस बार अलाउद्दीन खान जो
पुरस्कार है वो किसे दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खां समारोह मध्य प्रदेश के मैहर में मतलब ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का डिस्कशन। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा और इंतजार करते रहिए अगले डिस्कशन का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।